गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का आज ये पहला सेशन होगा और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो, नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये चैप्टर कार्बन के बारे में है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मतलब क्या, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कार्बन का जो जो कंपाउंड्स होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा टॉपिक है, हम लोग एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुम लोग का क्लास 9 में जो चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दो चैप्टर था, वो दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये दो जो चैप्टर था क्लास 9 में था साइंस में, ये दो चैप्टर काम आएगा। ठीक है, देखो, तो पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन का फॉर्मूला क्या है? सी। कार्बन का फॉर्मूला है सी। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे कि कितना सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो क्या होगा? के सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा और एल सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो कार्बन का थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल्स पढ़े कि कार्बन का फॉर्मूला सी है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो के में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो देखो, ये जो कार्बन है ना, कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये जो कार्बन है, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन है। ठीक है, समझ में आया? अर्थात अच्छा, कार्बन मिलता कहाँ पे है? कार्बन मिलता है अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे हम लोगों को कार्बन मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? लगभग 0.02%। अर्थ क्रस्ट में से 0.02% कार्बन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, और मिलता कहाँ है कार्बन? और मिलता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हम लोगों को कार्बन मिलता है। कैसे मिलता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेयर में एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को कार्बन मिलता है। ठीक है, कितना परसेंट कार्बन मिलता है? लगभग 0.03%। मतलब एटमॉस्फेयर में भी हम लोगों को कार्बन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 के फॉर्म में। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में मिलेगा क्या? 0.02%। अर्थ क्रस्ट में क्या, किस फॉर्म में मिलेगा कार्बन हम लोगों को? हम लोगों को कार्बन अर्थ क्रस्ट में मिलेगा एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उसके बाद कोल, उसके बाद पेट्रोलियम, इस फॉर्म में मिलेगा। मतलब कार्बन मिलता है अर्थ क्रस्ट में एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, 0.02% मिलता है, और एटमॉस्फेयर में मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? कार्बन ये वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। ये जो कार्बन हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो कार्बन वर्ड है, ये कार्बन वर्ड और ये कार्बन नेम, ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कार्बो। कार्बो क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिससे कार्बन नेम डिराइव किया गया है। इस कार्बो का मतलब क्या है? इस कार्बो का मतलब है कोल। कार्बो का मतलब है कोल। ठीक है, अच्छा, तो देखो, हम लोग जो फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं ना, जो फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं घर में, जैसे कि वुड हो गया, केरोसिन हो गया, कोल हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, हर एक में तुम्हारा क्या है? ये कार्बन है। समझ में आ रहा है? हम लोग डेली टू डेली घर में जो भी यूज़ करते हैं, हर एक में तुम्हारा मैक्सिमम में तुम्हारा कार्बन है। हम लोग घर में LPG यूज़ करते हैं, सिलेंडर में LPG रहता है कुकिंग के लिए। ठीक है, अगर बाहर तुम जाओगे, बस ऑटो वगैरह चढ़ोगे, तो उसमें CNG यूज़ होता है, CNG ऑपरेटेड व्हीकल है, CNG ऑपरेटेड टैक्सीज़ है, CNG है, तो उसमें भी कार्बन है। उसके बाद अगर पेट्रोल यूज़ करोगे, डीजल यूज़ करोगे, घर में केरोसिन यूज़ करते हो, वुड यूज़ करते हो, तो हर एक में तुम्हारा क्या है? ये कार्बन है।
ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या इसी के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन का क्या क्या कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन का ब्रीफ डिस्कशन। हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि कार्बन मिलता कहाँ है, किस फॉर्म में मिलता है, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह क्या है, ठीक है। अच्छा, उसका हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड में देखो, कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दो तरीके का बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड हम बताते हैं, उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड बताएंगे। देखो पहली बात तो कार्बन का फॉर्मूला क्या है, C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब कार्बन का लास्ट सेल कौन सा है, L सेल है, जिसको बोला जाता है क्या, वैलेंस सेल, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 9 में, ये सब कुछ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ये सब कुछ था। इसलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोले कि वो 2 चैप्टर क्लास 9 का ये यहाँ पे काम आएगा, वो 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो कार्बन का लास्ट सेल क्या है, L सेल है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला सेल तुम्हारा वैलेंस सेल है, मतलब L सेल कार्बन का वैलेंस सेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि वैलेंस सेल में है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन कभी भी अगर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना चाहेगा तो वो करेगा क्या, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब कार्बन कभी भी अगर किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, उसको परमानेंटली देगा नहीं। मतलब कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का लास्ट सेल में, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन कभी भी अगर कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा या किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन उसको उसके साथ शेयर कर लेगा, उसको परमानेंटली देगा नहीं, उसके साथ सिर्फ शेयर करेगा, शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसलिए उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन हमेशा क्या कोवैलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड थोड़ा बता देते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है, देखो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या, यहाँ पे देखो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड में शेयर नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एटम अपना लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो परमानेंटली दूसरे एटम को दे देता है, दे के बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसी को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है, यहाँ पे परमानेंटली एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, दे के एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, उसके बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसी को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो कार्बन क्या करेगा, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, उनका स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, कैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो पहला वाला जो एग्जांपल दिया है कोवैलेंट बॉन्डिंग का पहला वाला जो एग्जांपल दिया है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, मतलब H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो पहली बात तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसा होगा, इसका K सेल में एक ही सेल रहेगा, K सेल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन के पास क्या होगा, एक ही सेल होगा, K सेल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब यही इसका लास्ट सेल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो और दूसरा सेल नहीं है, एक ही सेल है जो कि K सेल है, मतलब यही इसका लास्ट सेल है, मतलब यही इसका वैलेंस सेल हो जाएगा। वैलेंस सेल किसको बोला जाता है, जो लास्ट सेल होगा उसी को बोला जाता है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा उसके साथ, ठीक है। अब देखो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास क्या होगा, एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा,
तो देखो एक तो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्लस और एक तो हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी एक ठो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ठो इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, ये होगा बिफोर कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बाइन नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन होने से पहले, ठीक है। अब अगर कॉम्बाइन होता है तो कैसा होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपना अपना एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, देखो ये भी अपना एक तो इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना एक तो इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। और क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, देखो शेयर कर लिया, इसके पास भी एक तो था, इसके पास भी एक तो था, दोनों क्या आपस में शेयर कर लिया है। मतलब ये जो दो ठो इलेक्ट्रॉन हुआ, अब ये दो ठो इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ करेगा, ये भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, इसको बोला जाता है क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है तुम्हारा क्या, आफ्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने के बाद। समझ में आया? अच्छा, यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। देखो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसी को बोला जाता है क्या, H2, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यह है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल। देखो Cl2 मॉलिक्यूल मतलब क्या, यहाँ पे दो Cl एटम है, ठीक है। अच्छा, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो K सेल में कितना रहेगा, 2 ठो रहेगा, L सेल में कितना रहेगा, 8 ठो रहेगा, M सेल में कितना रहेगा, 7 ठो रहेगा। अब ये KLM कैसे निकालते हैं, ये क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इसका लास्ट सेल क्या है, क्लोरीन का लास्ट सेल क्या है, 7 है। मतलब क्लोरीन का लास्ट सेल तुम्हारा क्या है, M है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब क्लोरीन क्या करेगा, कभी भी अगर किसी दूसरे एटम से कॉम्बाइन होगा या क्लोरीन कभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, हमेशा क्या, ये लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्लोरीन का लास्ट सेल में M है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब क्लोरीन हमेशा ये 7 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करेगा, कभी भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो Cl2 मतलब क्या, 2 Cl एटम रहेगा। देखो यहाँ पे एक Cl एटम है, यहाँ पे भी एक Cl एटम है। हर एक Cl एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट सेल में 7 ठो करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो 2 ठो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 ठो, 4 ठो हो गया, 2 ठो 6 ठो हो गया, 7 ठो हो गया। इसके पास भी 7 ठो होगा, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 5 ठो, 7 ठो, ठीक है। यह है बिफोर कॉम्बिनेशन, जब 2 क्लोरीन एटम कॉम्बाइन नहीं हुआ था, बिफोर कॉम्बिनेशन। अब जाके दोनों कंबाइन होगा, ठीक है, दोनों कंबाइन होगा। किस तरीके से कंबाइन होगा, देखो क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक ठो करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये 7 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, एक ठो करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों एक ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देखो तुम लोग का क्लास 9 में हम लोग पढ़ाए थे, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे, तब वहाँ पे बोले थे कि ऑक्टेट रूल बोले थे, ठीक है। हम थोड़ा और एक तो बता दे रहे, ऑक्टेट रूल मतलब क्या, लास्ट सेल में क्या 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्टेट रूल मतलब क्या, कोई भी एक एटम का लास्ट जो सेल है, मतलब जो वैलेंस सेल है, उसमें 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर ऐसा होता है तो वो एटम बहुत ही स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो हर एक एटम कोशिश क्या करेगा, अपना लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, या तो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या अपने पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसको छोड़ देगा। कैसे भी करके, लेके या छोड़ के, अपना लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में हमेशा 8 ठो इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। अगर 8 ठो इलेक्ट्रॉन वो अगर रख पाएगा तो क्या ऑक्टेट रूल के अंदर आ जाएगा, मतलब क्या वो एटम बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्लोरीन को देखो लास्ट सेल में कितना 7 ठो इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या ऑक्टेट रूल अगर इसको लेना है, मतलब ऑक्टेट स्टेट अगर अचीव करना है, मतलब लास्ट सेल में इसको और 1 ठो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब जाकर लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्लोरीन कैसे लेगा, अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। देखो ये क्लोरीन भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये क्लोरीन भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अगर ऐसा करेगा तो इस क्लोरीन को क्या, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इस क्लोरीन को भी क्या, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मतलब क्या, इस क्लोरीन के पास क्या 1 ठो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 8 ठो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में हो जाएगा। और इसके पास भी इस क्लोरीन का 1 ठो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब इसके पास भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब क्या दोनों के पास क्या लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब क्या दोनों से स्टेबल हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? इसीलिए एक ठो करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस Cl के पास क्या होगा, देखो हम 2 2 4 2 6 और एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करेगा, ठीक है। तो देखो एक ठो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये क्लोरीन भी अपना एक ठो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा इसके खुद के पास 2 2 4 2 6 और यहाँ पे एक 7, ठीक है। देखो अब ये क्लोरीन भी क्या अपना इलेक्ट्रॉन तो यूज़ करेगा ही, इसका भी करेगा, मतलब क्या दोनों ये यूज़ करेगा। तो अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो लास्ट सेल में 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, इस क्लोरीन के साथ भी होगा, इसके पास भी कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इस क्लोरीन के लास्ट सेल में भी 8 हो, इस क्लोरीन का लास्ट सेल में भी 8 हो, मतलब क्या दोनों स्टेबल हो गया, ऑक्टेट स्टेट हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा Cl, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसके पास भी क्या 2 2 4 2 6, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या फॉर्मेशन होगा Cl2, इस तरीके से Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक एटम कोशिश करेगा क्या लास्ट सेल में अपना 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में रहता है, वैलेंस सेल में रहता है, तो वो बहुत ही स्टेबल है, इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। अच्छा, उसके बाद देखो और भी तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन और हम हाइड्रोजन पढ़ा है, ठीक है, और Cl2 पढ़ा है, तो ये दो तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। और भी देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, तुम लोग का बुक में देखना, इसके बाद ऑक्सीजन दिया रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे करोगे, वैसे ही करोगे, पहले एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे, उसके बाद जैसे कराए वैसे ही करोगे ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ाते हैं N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन खुद घर में करोगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला तो कैपिटल N है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 कुल मिला के, मतलब नाइट्रोजन का लास्ट सेल क्या है L सेल है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। अब नाइट्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो लास्ट सेल में क्या और 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब जाके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये कैसे करेगा, दूसरे किसी एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, करके अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है N2 है, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 2 नाइट्रोजन एटम लिखो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम, लास्ट सेल में क्या 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 2 ठीक है, 3 और 2 5, देखो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके पास भी क्या लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या है बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होने से पहले, बिफोर कॉम्बिनेशन। अब अगर कंबाइन होगा तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इस नाइट्रोजन एटम के पास क्या रहेगा, खुद का तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, और ये 3 शेयर हो जाएगा, मतलब देखो शेयर कर लिया, ये नाइट्रोजन भी अपना 2 खुद का रहेगा और अपना 3 शेयर कर लेगा इसके साथ, तो ये क्या होगा अपना, ये कुल मिला के ये टोटल इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ये भी क्या शेयर करेगा। तो इस नाइट्रोजन के पास देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और यहाँ पे 3 और 3 6, 3 3 6 और ये 2 8, तो इसके पास भी 8 हो गया लास्ट सेल में, इसके पास भी देखो 2 3 3 6 6 और 2 8, इसके पास भी लास्ट सेल में 8 हो गया, मतलब क्या दोनों के पास लास्ट सेल में अभी 8 है शेयर करने के बाद, मतलब क्या दोनों क्या स्टेबल हो गया, क्योंकि लास्ट सेल में 8 है, मतलब ऑक्टेट है, ठीक है। ये क्या है आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन, और ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, देखो नाइट्रोजन, ये क्या फॉर्मेशन होगा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक ठो सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक ठो सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक ठो सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या 3 बॉन्ड हो गया, इसलिए 3 बॉन्ड दिखाए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपना रह जाएगा इस तरीके से, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे रह जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा,
और यहाँ से फॉर्मेशन होगा क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, ये है तुम्हारा क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये है तुम्हारा क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4। देखो दिया हुआ है मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, मतलब इसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसके पास क्या है, एक ठो कार्बन है और 4 ठो हाइड्रोजन है। ठीक से देखो, मीथेन मतलब क्या, एक ठो कार्बन है और इसके पास 4 ठो हाइड्रोजन है, मतलब क्या, एक ठो कार्बन एटम है उसके और 4 ठो हाइड्रोजन एटम से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा 6 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो K में 2 L में 4 रहेगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल तुम्हारा L है, L वैलेंस सेल है। हाइड्रोजन का क्या रहेगा, एक ठो एटॉमिक नंबर है जिसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा K सेल में, मतलब यही इसका वैलेंस सेल है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो कार्बन अगर लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो इसके पास क्या, कार्बन के पास तो लास्ट सेल में तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये तो स्टेबल नहीं है। लास्ट सेल में कार्बन क्या कोशिश करेगा कि मेरे पास लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो, कार्बन कोशिश यही करेगा कि अपना लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कार्बन को क्या और 4 ठो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी के साथ, कार्बन को करना क्या पड़ेगा और किसी एटम से उसको 4 ठो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब जगह क्या लास्ट सेल में उसका 8 ठो इलेक्ट्रॉन बनेगा। 4 ठो पहले से ही था, 4 ठो और लेगा मतलब 8 ठो बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना लास्ट सेल में क्या एक ठो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन का अपना लास्ट सेल में क्या एक ठो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कोशिश करेगा क्या अपना लास्ट सेल में और एक ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, तो हाइड्रोजन का लास्ट सेल में क्या बन जाएगा, 2 ठो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके एक एक्सेप्शन है, तुम बोलोगे कि सर आप तो बोले कि लास्ट सेल में अगर 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन अब बोलेगे अभी कि हाइड्रोजन अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो उसका लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखो हाइड्रोजन का केस में ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट हमेशा अपना लास्ट सेल में अगर 8 ठो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब लास्ट सेल में अगर 8 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इस एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन कोशिश करेगा क्या, अपना लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, 8 ठो नहीं 2 ठो, तब जाके वो हाइड्रोजन स्टेबल होगा, जिसको बोला जाता है क्या, डुप्लेट स्टेट। 2 ठो स्टेट होता है, एक आता है ऑक्टेट स्टेट, एक आता है डुप्लेट स्टेट। तो डुप्लेट स्टेट शो करेगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट स्टेट शो नहीं करता है, हमेशा हाइड्रोजन क्या डुप्लेट स्टेट शो करता है, मतलब क्या लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होगा, ठीक है, बाकी किसी एलिमेंट के लिए नहीं है। तो हाइड्रोजन कब स्टेबल होता है, अगर उसका लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है तब जाके वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के पास तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेगा क्या अपना लास्ट सेल में और 1 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, तब जाके इसके पास क्या लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। ये कैसे करेगा, हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये कैसे होगा, CH4 है, मतलब एक कार्बन है और 4 ठो हाइड्रोजन है, तो कैसे दोगे, ऐसे हाइड्रोजन 2 ठो 3 ठो 4 ठो ऐसे दे दिए। ठीक है, अच्छा कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 ठो इलेक्ट्रॉन, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, 3 ठो इलेक्ट्रॉन, 4 ठो इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा और 4 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, तब जाके कार्बन क्या स्टेबल होगा, लास्ट सेल में उसका 8 ठो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये कैसे करेगा, हर एक हाइड्रोजन एटम से क्या एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, समझ में आया। तो हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के पास तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 ठो इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो चारों हाइड्रोजन है, एक एक करके अगर हाइड्रोजन एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कार्बन के पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 4 ठो पहले से ही था, मतलब क्या कुल मिलाकर 8 ठो हो जाएगा, तो कार्बन स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा था, इस तरीके से होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने से पहले। देखो कार्बन ये वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन ये वाला है, अलग अलग है, अभी कॉम्बाइन नहीं हुआ है, ये है बिफोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर कॉम्बाइन होता है तो कैसे होता है, शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा, देखो कार्बन के पास तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, और चारों तरफ 4 ठो करके हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भी क्या, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर करेगा मतलब क्या, कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये टोटल क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये तो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट वगैरह जो दिखा है ये कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है,
और ये जो क्रॉस वगैरह तुम देख रहे हो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन के साथ शेयर कर लिया। मतलब क्या, कार्बन में भी क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता है। तो कार्बन का कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गया। मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन स्टेबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के क्या इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो खुद का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना जो क्रॉस वगैरह है। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन के पास। अभी हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। तो हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 करके इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब क्या, डुप्लेट स्टेट हो गया। मतलब अभी हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से होता है। ये सब क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कुछ, ये वाला, ठीक है, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, हर एक तुम्हारा क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये 2 है, उसके बाद ये 2 भी है। ठीक है, ये सब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब शेयर किया है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड, ये 2 भी इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या, कार्बन क्या होगा, 4 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। मतलब क्या होगा, CH4। ये सब तुम्हारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से CH4 होता है, फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है CH4। अच्छा, उसके बाद और एक ठो दिया हुआ है पानी। पानी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो पानी को भी करा देते हैं। देखो पानी का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया एंड वाटर। एमोनिया घर में करोगे, ठीक है, लगभग मिथेन की तरह ही है। हम पानी दिखा देते हैं। देखो पानी कैसे फॉर्मेशन होता है। देखो NH3 भी है, पानी भी है तुम लोग का सिलेबस में। ठीक है, NH3 तुम घर में करोगे, हम पानी तुमको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पानी कैसे फॉर्मेशन होता है। देखो H2O मतलब क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ठो ऑक्सीजन एटम है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो K सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो K में 2, L में 6। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का लास्ट सेल L है, मतलब ये वैलेंस सेल है ऑक्सीजन के लिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 ठो। ठीक है, हाइड्रोजन का लास्ट सेल क्या है, K है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। मतलब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना लास्ट सेल में और एक ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन का लास्ट सेल में क्या, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, डुप्लेट स्टेट होगा, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा, अपना लास्ट सेल में क्या, 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेगा, 6, और 2 ठो लेगा किसी से, तो 8 बन जाएगा। मतलब ऑक्टेट स्टेट, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन हम तुमको बोले कि ऑक्सीजन का लास्ट सेल में 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा। कैसे 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। हर एक हाइड्रोजन से 1-1 करके इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन से क्या 1-1 करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो 2 ठो मिल जाएगा इसको, तो ये स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कोशिश क्या करेगा, और 1 ठो इलेक्ट्रॉन ले ऑक्सीजन से, तब जगह हाइड्रोजन को क्या लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है पानी। समझ में आया बात। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे। पानी के लिए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हर एक हाइड्रोजन के पास, जो कि K सेल में है। ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ठो करके इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का लास्ट सेल में, है ना। तो देखो 2 ठो, 2 ठो, 4 ठो, इसको इस तरीके से दिखाओ, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो और 2 ठो 6 ठो। ठीक है, तो ये है बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने से पहले। ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का है, ये बिफोर कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बाइन नहीं हुआ था। ठीक है, अब अगर आफ्टर कॉम्बिनेशन देखोगे तो कैसा डायग्राम होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 1 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इस हाइड्रोजन के पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये स्टेबल। ये हाइड्रोजन भी वही काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, तो इसके पास भी 2 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास क्या लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो डुप्लेट स्टेट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 ठो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, तो ये देखो क्या होगा, 2 ठो इसको मिल गया डुप्लेट स्टेट, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का स्टेबल होने का बारी है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, लास्ट सेल में 6 ठो इलेक्ट्रॉन था, तो देखो ऑक्सीजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। ठीक है, और 4 ठो रहेगा इसके पास,
तब टोटल 6 होता है। तो देखो 2 ठो 2 ठो 4 ठो, तो ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो 2 ठो 2 ठो 4 ठो और ये 2 6 ठो, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन करेगा क्या, इस हाइड्रोजन से 1 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब शेयर कर लेगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अपना 6 ठो और इस हाइड्रोजन से 1 ठो, इस हाइड्रोजन से 1 ठो शेयर करेगा, मतलब 8 ठो हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का क्या कैसे दिखाओगे तुम, इस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे। अब काउंट करो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, देखो 8 ठो होगा, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो, 8 ठो हो गया। मतलब ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट स्टेट। तो यह हो गया तुम्हारा आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है, आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको लिख लेना। ये सब कुछ तुम्हारा क्या है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर किया है। यहाँ से कैसे फॉर्मेशन होगा पानी का फॉर्मेशन, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या एक सिंगल बॉन्ड होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड होगा, समझ में आया। और ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा, ऊपर 2 ठो रह जाएगा, नीचे 2 ठो रह जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, पानी। यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, पानी, H2O, ऐसे H2O मॉलिक्यूल या पानी फॉर्मेशन होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट तुम लोग का दिया हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, CO2, ये सब कुछ सवाल पूछेगा, डायग्राम देगा, किस तरीके से कर रहे हैं, देखो डायग्राम आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब क्या, 1 ठो कार्बन है, 2 ठो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो कार्बन का फॉर्मूला तो C है, इसके पास क्या 6 ठो इलेक्ट्रॉन, इसके पास तुम्हारा एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या है, 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब K सेल में क्या 2 ठो इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये इसका वैलेंस सेल हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, इसका K में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ऑक्सीजन के पास क्या लास्ट सेल 6 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन कोशिश करेगा क्या, अपना लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, तो 8 होगा, ऑक्सीजन स्टेबल। कार्बन का लास्ट सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन क्या कोशिश करेगा, अपना और 4 ठो इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, ऑक्टेट स्टेट, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से कंबाइन होगा। तो CO2 मतलब क्या, 2 ठो ऑक्सीजन एटम 1 ठो कार्बन एटम। तो कैसे हम लोग करेंगे, ऑक्सीजन को 2 तरफ दे देंगे, कार्बन का बीच में डाल देंगे, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, मतलब CO2। ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो, इसके पास भी 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो। कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 ठो और 4 ठो। ये तुम्हारा क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने से पहले। बिफोर कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बाइन होगा, किस तरीके से कॉम्बाइन होगा, देखो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के पास तो देखो 4 ठो इलेक्ट्रॉन था पहले से ही, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी क्या 6 ठो करके इलेक्ट्रॉन था, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो। लेकिन इसको तो स्टेबल होना है ना ऑक्सीजन को, तो और 2 ठो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए लास्ट सेल में 8 ठो होने के लिए, और 2 ठो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, आप कार्बन का ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा, शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखो इस ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी वही करेगा, ठीक है। इसके पास क्या 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का ये शेयर कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन का भी क्या लास्ट सेल में क्या 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल। अब कार्बन के बारी, कार्बन के पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन से ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन से ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कार्बन के पास भी क्या 8 हो जाएगा। कार्बन के पास तो खुद का 4 ठो है ना, और इस ऑक्सीजन से 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस ऑक्सीजन से 2 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 2 4 और खुद के 4 ठो इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, मतलब 4 और 4 8 हो जाएगा कार्बन का भी। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ये ऐसे होगा कार्बन का, ये देखो काउंट करो अभी 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कार्बन का भी क्या 8 हो गया। ये है तुम्हारा आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो हर एक एटम तुम्हारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, देखो ऑक्सीजन C ऑक्सीजन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, तो कितना हुआ 2 ठो हो गया, 2 ठो बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे भी सेम, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे मतलब ये क्या डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड। यहाँ से फॉर्मेशन होता है क्या CO2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम लोग का बुक में देखना और एक ठो दिया हुआ है एसिड मॉलिक्यूल। एसिड मॉलिक्यूल खुद करोगे, ठीक है। तो हम बहुत सारा डायग्राम करा दिए कि कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और 2-3 तुम्हारे लिए छोड़ दिए
कि इसको अगर समझ में आया तुमको जो जो हम कराए, तो बाकी 2-3 जो तुम्हारे लिए हम छोड़े घर में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो भी समझ में आ जाएगा। अगर इसको ठीक से समझे तो वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्डिंग का हम जो पढ़ा है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे कार्बन कंपाउंड में होता है, कि कार्बन का जितना भी कंपाउंड होगा हर एक तुम्हारा कोवेलेंट होगा, हर एक में तुम्हारा क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना पढ़ा दिए। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा आयनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, थोड़ा कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ाएंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और भी कुछ है, फुलेरिन्स वगैरह सब कुछ है, वो भी नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।